आपके दफ्तर में कोई सीक्रेट खबरें लीक कर रहा है? क्या आपको अपनी बीवी पर शक है? क्या आपको किसी अनजान दुश्मन से खतरा है? ऐसी किसी भी समस्या से तुरंत समाधान तुरंत मिले प्राइवेट डिटेक्टिव आदित्य राम से। पता 108 राम जानकी निवास, बीजी रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई। समझ लो आदित्य राम, अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। इस शहर में ऐसी परेशानियों के मारे बहुत लोग हैं। ये विज्ञापन तुम्हारे दरवाजे पर क्लाइंट्स की लाइन लगा देगा। लगता है क्लाइंट्स की लाइन फोन पर लगनी शुरू हो गई। हेलो, डिटेक्टिव आदित्य राम स्पीकिंग। मैं पूरी बोल रहा हूँ आदित्य राम। पुरी साहब, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। कई दिनों से मैं आपसे 2-4 दिन की मोहलत मांग रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, ना मुझे कहीं से नौकरी मिल रही है और ना ही कहीं से तनख्वाह। लेकिन आप यकीन मानिए, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए। मैं आपके मकान का पूरा किराया चुका दूंगा। बस सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत और, प्लीज। आज सोमवार है, अगर अगले सोमवार तक मेरा सारा रुपया नहीं चुकाया तो सामान सहित उठाकर सड़क पर फेंकवा दूंगा। पता नहीं ये लोग अपने किराए के मामले में इतने पर्टिकुलर क्यों होते हैं। हेलो सर। हेलो सर, आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आपकी खिदमत में ये प्राइवेट डिटेक्टिव हाजिर है, आदित्य राम। मैं जानता हूं आप जरूर किसी बहुत बड़ी परेशानी में हैं, है ना सर? है ना सर? ना मैं दुखी हूँ, ना परेशान, ना मुझे किसी की मदद की जरूरत है। माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज। मुझे देखने दो, एंजॉय करने दो। फिर आप इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? शायद मेरी सूरत ही ऐसी है। प्लीज गो। हेलो यंग मैन, तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो, जासूस? जी हाँ। जरूरतमंद हो, केस की तलाश में हो? जी। हमें एक दूसरे की जरूरत है। बैठो। लेकिन सर। घबराओ मत, सिट डाउन, बैठो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? एक डिटेक्टिव के चेहरे पर घबराहट अच्छी नहीं लगती। क्या लग रहा है? सर मैं तो इस बात से डर रहा हूँ कि आपकी गाड़ी का फ्यूल इंडिकेटर बता रहा है पेट्रोल बहुत कम है। कहीं रास्ते में पेट्रोल खत्म ना हो जाए। ओह, वेरी स्मार्ट, वेरी ऑब्जर्वेंट। बहुत तेज है नजरें तुम्हारी। आई एम इम्प्रेस्ड। वेरी गुड। पेट्रोल पंप सामने ही है सर, पेट्रोल भरवा लें? ठीक है, भरा लेते हैं। साहब 500 का बिल हुआ है, साइन कीजिए। मैं कैश दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके मिस्टर डिटेक्टिव, काम की बात पर आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी आदित्य राम। और मेरा नाम है जगन्नाथ सरकार। मेरी बीवी का मेघश्री सरकार, और मैं अपनी बीवी पर शक करता हूं। आई डोंट ट्रस्ट her at all। इस वक्त मेरी बीवी शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकल रही होगी।
हाय सोनिया। हाय, कैसी है? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हो। चलो भैया जी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी का पीछा करो। वो क्या करती है, कहां जाती है, किस किस से मिलती है, मुझे उसके एक एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए। उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? ये रही मेरी बीवी की तस्वीर। काफी खूबसूरत है और जवान भी। दोपहर के 1 बजे अंधेरी एसवी रोड के स्टोर जी के कलेक्शंस में वो होगी। इस वक्त 12 बजे। वो कभी 7 बजे से पहले घर नहीं लौटती। इस बीच वो क्या करती है? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? ये पता लगाना मेरा काम है सर। मेरी फीस? एक दिन के काम के लिए 20,000 रुपए। हाँ जी, मुझे मंजूर है। 10,000 रुपए एडवांस और बाकी शाम को रिपोर्ट मिलने के बाद। अगर तुम मेरे 10,000 रुपए लेकर गायब हो गए तो? देखिए सर, इतना तो आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। इस शहर में अजनबियों पर भरोसा करना बेवकूफी है। तो फिर मैं क्या करूं? कैसे आपको मेरी ईमानदारी पर भरोसा होगा? मुझे इन रुपयों के बदले तुम्हारी तरफ से कोई सिक्योरिटी चाहिए, कोई चीज जो मैं अपने पास रख सकूं। काम होते ही बाकी 10,000 रुपयों के साथ लौटा दूंगा। ऐसी तो कोई चीज नहीं मेरे पास जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। हाँ, ये सोने की चेन जरूर है, मेरी माँ ने दी थी। ये चलेगी? चलेगी। ये लीजिए। चलेगा। ये चेन मेरे पास बतौर सिक्योरिटी रहेगी। अभी से काम शुरू कर लो। ओके सर। तो याद रहे, मेरी बीवी 1 बजे जीके कलेक्शंस में होगी। यस सर। पीछे करो। ओके। मेघश्री, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है तुम्हें वहम हुआ है। चलो।
हेलो। मिस्टर जगन्नाथ सरकार। हाँ आदित्य राम, बोलो। सर, मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी पत्नी दुनिया की सबसे नेक दिल, शरीफ और दानी औरत है। आप बहुत लकी हैं सर। उनका ना तो कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही कोई अफेयर। क्या बक रहे हो? क्या बक रहे हो तुम? सर, दोपहर को ठीक 1 बजे उन्होंने जीके कलेक्शन से कुछ बच्चों के कपड़े खरीदे। वो एक अनाथालय गई, वहां बच्चों को कपड़े बांटे। वहां से फिर वो एक मंदिर में गई जहां उन्होंने गरीबों को खाना बांटा, और फिर वो अपनी सहेली सोनिया के साथ घर लौट आई। सर, आप ऐसी औरत पर कैसे शक कर सकते हैं? मुझे मत सिखाओ। तुम मेरी बीवी को नहीं जानते। वो बहुत शातिर औरत है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। उसे पता चल गया होगा कि तुम उसके पीछा कर रहे हो। नहीं सर, मैंने बहुत ही होशियारी से। शट अप। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर। एनीहाउ, थोड़ी देर के बाद मेरे घर आकर अपना बैलेंस ले जाओ। हालांकि जितना मैं तुम्हें एडवांस दिया हूं, तुम्हारी औकात उतनी भी नहीं है। बड़ा अजीब आदमी। खैर, मुझे क्या लेना। मैं जाकर अपनी चेन और पैसे लेकर आ जाऊंगा। मुझे बेवकूफ कह रहा है, गधा कहीं का। हे भगवान, ऐसा एक क्लाइंट रोज दे दिया कर। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? इंस्पेक्टर भारत, आप किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? जी, मैं जगन्नाथ सरकार से मिलने आया हूँ। जगन्नाथ सरकार से मिलने आए? जी। हाँ हाँ, आइए इधर अंदर आई। ये आदमी तो 18 दिन हमारा पीछा कर रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? आपने पूरा दिन पीछा किया मिसेस मेघा श्री सरकार का? क्यों किया था? और कौन हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम आदित्य राम है। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं और इनके पति ने मुझे 20,000 रुपए देकर इनका पीछा करने के लिए हायर किया था। इसीलिए आज मैं इनका पीछा कर रहा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मिस्टर जगन्नाथ सरकार से पूछ लीजिए। मेरे पति मर चुके हैं। What? उनका मर्डर हो चुका है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। कभी नहीं। ये लॉकेट आपका है?
जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा है, मगर मेरी बात तो सुनिए। शराब, एक शब्द नहीं बोलेंगे आगे आप। That's it. जरा सब तलाशी लो इनकी। सर ये रहे 10,000 रुपए। मिसेस सरकार, आपकी अलमारी से कितने रुपए गायब हुए? 10,000 रुपए। मिस्टर आदित्य राम, आपको मिस्टर सरकार के कत्ल की सजा से अब कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी जगन्नाथ सरकार नहीं है। बकवास मत करो, यही जगन्नाथ सरकार की लाश है और तुम ही ने इनका कत्ल किया। That's it. नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन कीजिए। Shut up. किया तुमने जगन्नाथ सरकार का खून? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई खून नहीं किया। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर मैंने खून किया होता तो मैं आधे घंटे बाद खुद सरकार के घर पे क्यों जाता? मर्डर करते वक्त ये चेन वहां पर रह गई थी जो बाद में तुम्हें याद आई। ये चेन तुम लेने आए थे, करेक्ट? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये चेन तो मैंने खुद उस आदमी को दी थी बतौर सिक्योरिटी के, जो आदमी मुझे अपने आप को जगन्नाथ सरकार बताकर मिला था, और उसी ने मुझे वहां बुलाया था ये चेन लौटाने के लिए और बाकी के 10,000 रुपए देने के लिए। ऐसी स्टोरियां मैं रोज सुनता हूं मिस्टर आदित्य राम, ये कहानी किसी और को सुनाना। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुद उस आदमी को तलाश कर लेकर आऊंगा, क्योंकि वही एक मेरी बेगुनाही का सबूत है। वेरी स्मार्ट, ताकि तुम बाहर जाओ और बड़ी आसानी से अपने सारे सबूत मिटा दो। अगर दुनिया में ऐसा कोई आदमी बसता है जिसने वाकई जगन्नाथ सरकार का खून किया तुम्हारे अलावा, तो उसे मैं पकड़ूंगा, तुम नहीं। समझे मिस्टर आदित्य राम? मर गया बूढ़ा शैतान और जवान खूबसूरत परी अब आजाद है। करोड़ों की जायदाद की इकलौती मालकिन, मुबारक हो। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग। वो उल्लू का बटा डिटेक्टिव
पुलिस की हिरासत में है। अब जगन्नाथ सरकार के कत्ल के जुर्म में या तो उसको फांसी होगी या फिर उम्र कैद। और हम दोनों शादी करके तुम्हारे मरहूम पति की दौलत पे ऐश करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल मुझे खर्चे के लिए कुछ 10 लाख रुपए की जरूरत है। या तो तुम किसी पागल खाने से छूटे हुए पागल हो या फिर दिन में पीने वाले शराबी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। अंदर कैसे आए तुम? गेट आउट। अपने लवर होने वाले हस्बैंड जैकी राव को नहीं पहचानती? मेगा डार्लिंग, चिंता मत करो, यहां हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है और ना ही किसी ने मुझे अंदर आते हुए देखा, क्योंकि मैं पिछले दरवाजे से आया हूं। हो यानी मेम साहब की नीयत बदल गई है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उस आदित्य राम को मैंने फंसाया, तुम्हारे पति को मैं मारा, इसकी कीमत मैं तुमसे वसूल करके ही रहूंगा। इसका मतलब है कि तुमने ही मेरे पति का कत्ल किया है। हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हारे पति को। गुड, क्योंकि इसमें अब तुम्हारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है मिस्टर जैकी राव कि तुमने ही मेरे पति को मारा है। और अब दफा हो जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए या कम से कम उम्र कैद दिलाने के लिए ये सबूत काफी है। मिसेस मेघश्री सरकार, एक कत्ल करने के बाद इंसान के लिए दूसरा कत्ल करना आसान हो जाता है, हाथ कम कांपता है। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, धोखा दिया है मुझे। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे पर्सनल गार्ड्स हैं। मेरे पति का कत्ल हो जाने के बाद मुझे इनकी जरूरत थी ना? दोनों बहरे और गूंगे हैं, लेकिन मेरे इशारे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इनका निशाना नहीं छूटता। अब यहां से चले जाओ तुम, कभी भी यहां मुड़ के देखना नहीं। श्रीवास्तव, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये केस बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया? सर, कुछ केस ऐसे होते हैं कि जो आसानी के साथ ही सॉल्व होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर केस पेचीदा ही हो। लेकिन श्रीवास्तव, जो चीजें बहुत सरल नजर आती हैं, दरअसल वो सरल होती नहीं है, बड़ी पेचीदा हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। कातिल की वो चेन, 10,000 रुपए, कातिल का मौका वारदात पे आना, सारे सबूतों के साथ। आपका मतलब ये कि आदित्य राम कातिल नहीं है और उसे जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है, कातिल कोई और है? हो सकता है श्रीवास्तव कि उसकी ये नकली कहानी सच हो। हमें उस आदमी की तलाश करनी होगी श्रीवास्तव। सर, डॉक्टर सिन्हा आपसे मिलने आए हैं, जगन्नाथ सरकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर। अंदर भेज दो। श्रीवास्तव, तब तक तुम मिस्टर आदित्य राम से पूछताछ करो जी, और पता लगाने की कोशिश करो कि उस आदमी का
हुलिया क्या है। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, इससे ज्यादा मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। उसका सारा हुलिया मैंने आपको बता दिया है। देखो आदित्यराम, जो हुलिया तुमने हमें बताया है, उस हुलिये के कम से कम 5000 आदमी शहर में होंगे, और इतनी सी इंफॉर्मेशन के जरिए उस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, और तो मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता जो। देखो, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो आदित्यराम। शायद तुम्हें कुछ ऐसी बात याद आ जाए जो हमें उस तक पहुंचा सके। साहब 500 का बिल हुआ है, साइन कीजिए। मैं कैश दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, याद आया। जब वो पहली बार मुझसे मिला था तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पर गया था। उस पेट्रोल पंप का नाम याद है तुम्हें? बोरीवली नेशनल पार्क के पहले वाला नेहरू पेट्रोल पंप। इंस्पेक्टर साहब, जब किसी आदमी का पेट्रोल पंप पर अकाउंट होता है तभी उसे बिना कैश दिए वाउचर बुक पर पेट्रोल मिलता है। वहां का अटेंडेंट उसके पास वाउचर बुक लेकर आया था, लेकिन वो उसने साइन नहीं की, उसने कैश दिया था। इसका मतलब उसके पास क्रेडिट फैसिलिटी थी, लेकिन उसने जानबूझकर कैश पेमेंट किया। यस। इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। कहिए इंस्पेक्टर। एक मर्डर केस के लिए इंक्वायरी करनी, जस्ट ए रूटीन इन्वेस्टिगेशन। श्योर, प्लीज कम इन। आइए। थैंक यू। आइए इंस्पेक्टर, आइए। मिस्टर जैकी राव, आपने वो जगन्नाथ मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा। जगन? जी नहीं, जी नहीं। नहीं सुना? वेरी स्ट्रेंज। अखबारों में इतनी न्यूज फ्लैश हुई और इतनी मतलब चर्चित है ये बात, और आपने। इंस्पेक्टर, कई मर्डर्स की कई खबरें रोज अखबारों में छपती हैं। किसको याद रहता है? अच्छा, ये बताइए कि इन्हें पहचानते हैं आप? जी नहीं। कहीं देखा होगा, याद कीजिए। नहीं, कभी नहीं। आर यू श्योर? या, श्योर, श्योर। श्रीवास्तव, इन्हें पहचानते हैं आप? नहीं, जी नहीं। लेकिन तुम्हारा तो ये कहना है मिस्टर आदित्य राम कि इनसे पहले मिल चुके हैं। मैं इनसे कभी नहीं मिला। झूठ बोल रहे हो तुम। अभी 4 दिन पहले तुम मुझे मिले थे, सोमवार को, और तुम मुझे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए थे। याद आया इंस्पेक्टर, याद आया। मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी। लिफ्ट नहीं, तुमने मुझे 20,000 रुपए का ऑफर दिया था मेघाश्री सरकार का पीछा करके तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए, और 10,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। इंस्पेक्टर, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। मैं किसी मेघाश्री सरकार को नहीं जानता। हाँ, ऐसे पहचानता हूँ क्योंकि मैंने इसे लिफ्ट दी थी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। यही है वो आदमी। That's all right. All right, Mr. Aditya Ram. I'm sorry, Mr. Jackie Rao. कुछ गलतफहमी सी हो गई मेरे ख्याल से। I'm sorry to bother you. अच्छा हाँ, इन केस आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे अगर आपकी फोटोग्राफ चाहिए तो मिल सकती है? श्योर, श्योर। श्रीवास्तव सर, जगन्नाथ सरकार के इलाके में जाके पूछो कि इस आदमी को कभी आते जाते देखा है, और इसके पड़ोसियों से इंक्वायरी करो कि कत्ल वाली रात उन्होंने कोई अनयूजुअल बात नोटिस की, कोई मतलब चीखने चिल्लाने की आवाजें या समथिंग लाइक दिस। राइट सर। और हाँ श्रीवास्तव, वो जरा फाइल में देख के वो नंबर बताओ जो मैंने सरकार के घर से, वो जो नंबर रीडायल किया था मैंने। ओके सर। गार्ड्स, गार्ड्स, कहाँ
मर गए दोनों के दोनों। गार्ड्स! कहां चले गए थे तुम दोनों? क्या पूछ रही हूं मैं? मिसेस सरकार, आप इन्हें पहचानती हैं? जी नहीं। लेकिन आपके ये दो गार्ड्स जो गूंगे और बहरे हैं लेकिन अंधे नहीं हैं, ये बता चुके हैं कि आप यहां पर आ चुके हैं। मिस्टर जैकी राव आपसे मिलने इशारों में। मुझे याद नहीं। वेरी स्ट्रेंज। इन्होंने आप पे पिस्तौल तानी थी, उसके बावजूद भी आपको याद नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मैं ये कहना चाहता हूं मिसेस सरकार कि आपके पति का कातिल यह आदमी है मिस्टर जैकी राव, मिस्टर आदित्य राम नहीं। हो सकता है। इस आदमी ने उस दिन मुझसे 10 लाख रुपए भी मांगे थे। There you are। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप इस आदमी को पहचानती नहीं? हाँ, जवाब दीजिए। अपने पति की डेथ के बाद मैं वैसे बहुत परेशान थी और किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। जब मेरे गार्ड ने इस आदमी को बाहर निकाल के फेंक दिया तो मुझे लगा कि ये शायद मुझे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। आप बोलिए कि आपके दोस्त नहीं है, आपके खासम खास यार नहीं है, इसके साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मर्डर करने का प्लान नहीं बनाया आपने? नहीं, ये बकवास है। जरूर इस आदमी ने ही आपको ऐसा कहा होगा। झूठ बोल रहा है ये आदमी, पागल है। इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। मुझे इसकी बात पे विश्वास नहीं है मिसेस सरकार। हम इतनी जल्दी से किसी की बातों में विश्वास नहीं करते मिसेस सरकार, पुलिस वाले जो ठहरे। लेकिन हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसमें तो विश्वास करें कि नहीं करें? और वो सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। सच क्या है मैं बताता हूं। आपने मिस्टर जैकी राव को अपने प्रेम जाल में फंसाया। क्यों फंसाया? अपने हस्बैंड का मर्डर करने के लिए। वो मर्डर आपने प्लान किया। क्यों? करोड़ों की जायदाद हथियाने के लिए। अपना काम, अपना मकसद पूरा होने के बाद आपने दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के बाहर फेंकते हैं, आपने जैकी राव को निकाल के बाहर फेंक दिया। करेक्ट? ये सब झूठ है। सबूत नंबर 1, कत्ल वाली शाम आपका अपने हस्बैंड से बहुत झगड़ा हुआ। मिस्टर सरकार को पता चल चुका था कि आपका एक बॉयफ्रेंड भी है। सबूत नंबर 2, कत्ल वाली शाम जब मैं आपके घर आया, आपके ड्राइंग रूम में लाश के पास मैंने टेलीफोन के ऊपर रीडायल का बटन दबाया। नंबर किसका निकला? मिस्टर सरकार के लॉयर मिस्टर पांडे का। और मिस्टर सरकार के वकील मिस्टर पांडे से इंक्वायरी करने पे पता चला मिस्टर सरकार का उन्हें फोन आया था 8:30 बजे। और मिस्टर सरकार ने कहा कि 9 बजे से पहले वो उनके पास पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी वसीयत चेंज करनी। वसीयत से आपका नाम मिटा रहे हैं। ये आपने सुना, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि पूरी की पूरी जायदाद एक ट्रस्ट को चली जाएगी। और सबूत नंबर 3, डॉक्टर सिन्हा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट के मुताबिक आपके हस्बैंड की मौत गोली से नहीं बल्कि दम घुट के हुई है। दम कैसे घुटा? आपने अपने दुपट्टे से अपने पति का खून किया।
गले से आपके दुपट्टे के फाइबर्स बरामद हुए हैं। आप लोगों के प्लान के मुताबिक मिस्टर जैकी राव यहां के आपके पति को गोली मारने वाले थे। लेकिन आपके पति ने अचानक उनके वकील मिस्टर पांडे को फोन करके यह कहा कि वो 9 बजे से पहले उनके ऑफिस में पहुंचने वाले, वो वसीयत चेंज करने के लिए, और उन्हें सारा प्लान चेंज कर दिया। अफरा तफरी में आपने अपने दुपट्टे से उनका मर्डर कर दिया। और उसके बाद जैकी राव ने यहां आकर पहले से ही पलंग पर मरे पड़े हुए मिस्टर सरकार को गोली मार दी, यह सोचकर कि वो जिंदा है, और उसके बाद लाश के हाथ में आदित्य राम के लॉकेट वाली चेन प्लांट कर दी और यहां से चला गया। नहीं, एंड नाउ मिसेस सरकार, अदालत में आपको मुजरिम साबित करने के लिए वो दुपट्टा और लाश के गले से मिले आपके दुपट्टे के वो फाइबर्स मैच किए जाएंगे। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके बचने का कोई रास्ता नहीं मिसेस सरकार। कबूल कीजिए कि खून आपने किया है। मैंने आपसे कहा मिसेस सरकार, कबूल कीजिए कि आपके पति का खून आपने किया है। कबूल कीजिए। हाँ। मैंने ही अपने पति का खून किया है, मैंने किया है। वेरी गुड। और आप मिस्टर जैकी राव, भले आपने लाश को गोली मारी, लेकिन सजा के हकदार आप भी हैं। एंड नाउ मैं आप दोनों को जगन्नाथ सरकार के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। गुड शॉट। थैंक यू। भारत, आज हमारे घर कैसे आना हुआ भाई? वो ऐसे आना हुआ मनोहर बाबू कि 28 तारीख का जो पुलिस वीडियो का फंक्शन है, वो आपको याद है ना? आप चीफ गेस्ट हैं वहां पर। कोर्स याद है। I'll be there definitely. फैंटास्टिक, बस यही याद दिलाना था। आई एम इन हरी, मैं चलता हूं। अरे नहीं, मैं चलता हूं। भाई, ये गेम तो खेल जाते भारत। अभी मैं जल्दी में हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी मनोहर बाबू। जब वक्त होगा तब खेलूंगा भी, तब आप कहेंगे गुड शॉट नहीं गुड शॉट। यस। आई एम सॉरी, ये आपकी किचन। थैंक यू। बाय बाय। बाय। सिया। ये अभी तक पता नहीं लिली क्यों नहीं आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लिली। सर, ये आज के आपके फ्लाइट के टिकट्स। कितने बजे की है? 11:15 की। गुड मॉर्निंग भाई साहब। आइए, मिल गई फुर्सत आप दोनों को मुझसे मिलने की। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं भुज में पिकनिक मनाने नहीं जा रहा, नई फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदने जा रहा हूं। कहां है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फाइल? अरे तुम लोग कुछ भी काम जिम्मेदारी से कर सकते हो या फिर ऐसे ही बकवास? भाई साहब प्लीज प्लीज एक मिनट। लिली, शेट्टी, मेहरा, प्लीज। भाई साहब, आज एक बात आप कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए। ये जो जूनियर स्टाफ के सामने आप हमें बार बार जलील करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल आपको हमेशा हमें शर्मिंदा और बेइज्जत करने में बहुत मजा आता है। क्या कर रहे हो? भाई साहब प्लीज, भाई साहब प्लीज प्लीज मुझे बोलने दीजिए। भाई साहब आप सुधर जाइए, वरना एक दिन सभी के सामने। बदतमीज, अपने बड़े भाई से बात करने का ये सलीका है तुम्हारा? और अपने छोटे भाइयों को दिन रात इस तरह से दबा कर रखने आपका सलीका बहुत अच्छा है ना? ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फाइल ये है, जिसे कल से मैं और रमेश भैया तैयार करने में लगे हुए थे। सारी रात घर पर कंप्यूटर में बैठकर इसे तैयार करते रहे। लेकिन आपको तो ये लगता है कि सिर्फ आप काम करते हो, सिर्फ आप। हम दोनों बैठकर ऐश करते हैं, ऐश। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। तो मैं आने के बाद बात करूंगा, अभी मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। रमेश इधर आओ। जी। देखो, आज 25 तारीख है। 28 तारीख को मैं भुज से वापस आ जाऊंगा। मुझे कानपुर वाली फैक्ट्री की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। मिल जाएगी भाई साहब, मिल जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस भाई साहब, यस। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। और सुनो,
11:15 बज चुके हैं। कोई भी बिजनेसमैन अपने घर पे इस वक्त नहीं रहता। गो टू योर ऑफिस। डू यू अंडरस्टैंड? 28 जनवरी को जब मैं भुज से वापस आऊंगा तो मुझे कानपुर ब्रांच के बिजनेस की कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए, समझे? नौकर समझ रखा हम दोनों भाइयों को। देखो कांति, बात को समझा करो। वो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई साहब हैं, और तुम्हें उनके साथ ऐसी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या सिर्फ उन्हें ही हक है हम पर दबाव डालने का, हम पर रोक जमाने का? अरे अपने ही घर में हमें उनसे डर के रहना पड़ता है। कांति, तुमने बहुत अच्छा किया जो आज उन्हें जवाब दे दिया। भाई साहब की वजह से हम पर पाबंदियां तो बहुत ज्यादा है, किसी बात की कोई आजादी नहीं। आज देखो ना, वो नहीं है तो हम चारों मिलकर यहाँ पर अपनी इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो होते तो बोलते 8 बजे घर चलो और 10 बजे सब सो जाओ। भगवान करे कि वो भूत से कभी लौटे ही नहीं। कम से कम हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी तो जी सकते हैं। वाह वाह भाभी, कितनी अच्छी बात कही आपने। काश करे ये उससे कभी वापस नहीं आए। इस तरह दब्बू बने रहकर भाई साहब करते रहोगे ना तो कंपनी में कोई इज्जत नहीं होने वाली है। अगर जिंदगी में आगे तरक्की करनी है तो कांति की तरह मुंह खोलना सीखो, अपने बड़े भाई साहब को जवाब देना सीखो। अनिशा, अब तुम ही बताओ, मैं और कांति किस मुंह से अपना हक मांगे? सारा का सारा बिजनेस भाई साहब ने खुद जमाया है। हाँ, लेकिन अब तो तुम दोनों ही उनकी मदद कर रहे हो ना। और वैसे भी तुम लोगों के अलावा उनका है ही कौन? ना कोई आगे ना कोई पीछे। अब इस उम्र में शादी करके बच्चे तो नहीं पैदा करेंगे ना, फिर किसके लिए इतनी दौलत इकट्ठी कर रहे हैं? तुम लोगों को अपना पार्टनर क्यों नहीं बनाते? वो हो सकता है वो हमें इस काबिल ही ना समझते हो। भैया भैया, भाभी आपने टेलीविजन पर न्यूज़ देखी? भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया है जिसमें हजारों लोग मारे गए। अरे भैया भी तो वहीं गए कहीं। भगवान करे उन हजारों मरने वालों में मिस्टर मनोहर खंडेलवाल भी शामिल हो। रमेश भैया, आज 30 जनवरी है और भाई साहब 28 जनवरी को आने वाले थे। भुज में भूकंप 26 जनवरी को है और भाई साहब की अभी तक कोई खबर नहीं है। तो कांति, क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई साहब की कुर्सी के ऊपर बैठ गए हो तुम। उठो। रमेश भैया, भाई साहब की मौत के बाद इस कंपनी के मालिक हम ही होंगे ना। इस कुर्सी पर हमारा ही अधिकार होगा, क्योंकि मनोहर खंडेलवाल की तमाम जायदाद हमारी होगी, आपकी और मेरी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर भाई साहब मर चुके हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनका बैंक बैलेंस, उनके बंगले, उनकी कारें सब हमारी होंगी? अरे हाँ भैया, हाँ। नहीं कांति, इतनी आसानी से सब कुछ हमारा नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून के मुताबिक किसी इंसान के गायब हो जाने पर उसे 7 साल तक मरा हुआ नहीं माना जाता। यानी कि हमें प्रॉपर्टी पाने के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? अगर भाई साहब की लाश मिल जाए और उसकी पहचान हो जाए तब एक दिन भी रुकना नहीं पड़ेगा। अगर भाई साहब वाकई भूकंप में मारे जा चुके हैं तो उनकी लाश मिलने में क्या मुश्किल आएगी? शुभा, इस वक्त जो भुज की हालत है, इन हालत में लाश का मिलना नामुमकिन है। मलबे में जो लाशें दबी हुई हैं उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल काम है। तुम लोग मौके का फायदा उठाना कब सीखोगे? मतलब ये कि भुज जाओ और वहां पता नहीं कितनी सड़ी लाशें पड़ी होंगी। कोई भी लाश जिसकी कद काठी भाई साहब जैसी हो उसे उठाओ और यहां ले आओ। अरे ये तो भाई साहब की अंगूठी है, तुम्हारे पास कहां से आई?
ये भाई साहब की अंगूठी नहीं है, बल्कि उनकी अंगूठी के जैसी है। ये अंगूठी उस लाश को भाई साहब की पहचान देने में हमारे बहुत काम आएगी। हौसला रखिए। मनोहर साहब की मौत का मुझे भी बड़ा अफसोस है। कितने अच्छे आदमी थे, कितने नेक, कितने फराख दिल, कितना दान धर्म करते थे, चैरिटीज करते थे। ऐसा आदमी जब इस दुनिया से जाता है तो सिर्फ परिवार वालों को ही नहीं बल्कि इस समाज को भी कितना बड़ा धक्का लगता है। भुज में कितने लोगों की मौत हो गई, कईयों की तो बॉडीज भी नहीं मिली होंगी अब तक। हाँ इंस्पेक्टर, जिस दिन हम भुज पहुंचे उसी दिन एक बिल्डिंग के मलबे से कुछ लाशें निकाली गई। उसी में भाई साहब की लाश में इंस्पेक्टर चेहरा इस कदर से बिगड़ गया था कि पहचानना मुश्किल हो गया था। वो कपड़े और कुछ पर्सनल चीजों से भाई साहब की पहचान हो सके। अच्छा जी, भाई साहब भैया रमेश भैया, ये है वो जादुई कागज जो हमारी और तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगा। द मैजिक पीस ऑफ पेपर, द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मिस्टर मनोहर खंडेलवाल, आवर डियर भाई साहब। रमेश भैया, कानूनन भाई साहब की जायदाद हासिल करने में ये डेथ सर्टिफिकेट हमारी बहुत मदद करेगा। कांति, ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कांति, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। देखो शुभा, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, हमने कौन सा भाई साहब का खून किया है? उनकी तो भूकंप में डेथ हो गई ना, और बस, और फिर हमने किसी और की डेड बॉडी को उनकी लाश बताया। That's all. भाई साहब, now no fear, no tears, no डर. This is a celebration time. Let's have fun. This is a time of celebration. Let's have fun, भाई साहब। भैया ये लीजिए, ये नाप
चीयर्स। अरे पीछे पीछे। तररम तररम तरर। ए भैया लेट्स डांस भैया। कम भैया डांस और म्यूजिक है। जिस घर में एक दिन पहले बड़े भाई की चिता की आग अभी ठंडी भी ना हुई हो, उस घर में इतना लाउड म्यूजिक, जश्न मनाया जा रहा है। वाह रे कलयुग। Sorry, आप नहीं पीते। कांति। Dance everybody, come on! भाभी। पागल हो गए हो कांति? क्या हुआ भाभी? सारी दुनिया को बताना चाहते हो कि हम लोग भाई साहब की मौत का जश्न मना रहे? अब सॉरी भाभी, सॉरी भाभी, मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया था। इट्स ओके। इसे कहते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट। बस कुछ दिन और पेपर वर्क होते ही भाई साहब की सारी दौलत रमेश और कांति के नाम हो जाएगी। उसके बाद हम रईस ही नहीं, बहुत रईस हो जाएंगे। लेकिन हम इतनी दौलत कहाँ और कैसे खर्च करेंगे? सबसे पहले हम स्विट्जरलैंड टूर पे जाएंगे। भाभी, मैं पहले एक इंपोर्टेड कार खरीदूंगा और फिर लोनावाला में बंगला ले लूंगा। वाह, दैट्स अ गुड आइडिया। शोभा, तुम इतनी खामोश क्यों? मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है। कल वो दीवार पे लगा मिरर भी क्रैक हो गया था। एक बहुत बड़ी अपशुकुन की निशानी है। शुभा, तुम अभी इस पुरानी बकवास में बिलीव करती हो? ये बकवास नहीं है दीदी। तुम चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए तो ये सब बकवास ही है। कौन हो सकता है इस वक्त? मैं देखता हूं।
कांति, कांति, भाई साहब, आप क्या हुआ? आप भाई साहब समझ गया कि तुम लोगों में से कोई भी मुझे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आया। अरे जब बुझ में भुजाल आया और मैं जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, तो बजाय मुझे तलाशने तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया। ये हार टांग दिया मेरी तस्वीर पर। डेथ सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। नफरत है मुझे तुम लोगों से, नफरत। अरे तुम लोग भाई नहीं हो, कसाई हो, कसाई। अरे तुम लोग वो कमीने हो जिन्होंने मेरी दौलत हड़पने के लिए जीते जी मुझे मुर्दा साबित कर दिया। देखिए भाई साहब, हमने आपको बहुत ढूंढा, जब आप नहीं मिले तो हमें करना पड़ा। मैं सच करूं, मेरी बात का यकीन कीजिए। अपनी बुरी नीयत पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। और ये सर्टिफिकेट ये ब्लडी सर्टिफिकेट मैं तुम लोगों के मंसूबे नहीं पूरे होने दूंगा। सुना तुमने? मैं कोई तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगा। सुबह होते ही मैं सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के ये बता दूंगा कि मैं जिंदा हूं। अगर तुम लोगों में भी थोड़ी सी गैरत बाकी है और तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म है, तो सुबह होने से पहले
इस घर से अपना मुंह काला कर लो। चल। अब क्या होगा? ये तो पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। मैंने कहा था ना, मुझे तो शुरू से ही लग रहा था। अब जो हो गया है उसके बारे में बात करने से क्या फायदा? ये सोचो कि आगे क्या करना है। क्या करना है? इससे पहले कि तुम्हारे भाई साहब पूरी दुनिया को बताएं कि वो जिंदा है और हमें इस घर से धक्के मार के निकाल दें, खत्म कर दो उन्हें। क्या? हाँ, वैसे भी दुनिया के लिए तो वो मर ही चुके हैं ना। मगर उन्हें मारकर हम लाश का क्या करेंगे? लाश को गाड़ी में डालकर ले जाएंगे और रातों रात किसी जंगल में दफना देंगे। मगर उन्हें हम मारेंगे कैसे? ऐसे। बजे कौन हो सकता है? कहीं किसी ने भाई साहब को घर लाते तो नहीं देख लिया? देखो, अब जो भी हो, लेकिन दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। कांति, तुम जाओ। अच्छा, मैं खोलता हूँ। आप यहाँ? मिस्टर कांति, आप इतनी रात गए जाग रहे हैं, सब ठीक तो है? या फिर किसी पार्टी वार्टी में गए थे क्या? जी नहीं तो। कमाल है, आप लोग भी जाग रहे हैं। कमाल, सारा घर जाग रहा है। इंस्पेक्टर, वो आपका इस वक्त कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है मिस्टर कांति कि थोड़ी देर पहले मैं जब यहाँ से गुजरा तो आपका मेन गेट लॉक था, लेकिन जब मैं वापस लौट रहा था तो आपका मेन गेट खुला देखा मैंने कहा इतनी रात गए आपका मेन गेट खुला है, तो मैं अंदर आ गया। मैंने कहा जाके पूछ लूं सब ठीक ठाक तो है। यहाँ तो सब ठीक है इंस्पेक्टर, एवरीथिंग इज फाइन हियर। हाँ, वो कोई आया था क्या घर में? जी, यहाँ कोई नहीं आया था सर। हाँ। अगर घर में कोई नहीं आया था तो फिर ये मेन डोर खुला है? दरअसल बात यह है कि इन्हें कुछ बेचैनी हो रही थी, इसलिए बाहर थोड़ा टहलने चले गए थे। शायद आते वक्त दरवाजा खुला रह गया। रमेश, तुम भी बहुत भुलक्कड़ हो गए हो। हाँ सर, यहाँ कोई नहीं आया। मैं बाहर गया था सर, मेरी तबीयत थोड़ी खराब। जी हाँ, जी। अच्छा, अभी तबीयत ठीक लग रही है ना? हाँ। एनीहाउ, फिलहाल मैं चलता हूँ। गुड नाइट।
टू एवरीबॉडी, प्लीज अपना ध्यान रखना, ओके? चलो अच्छा हुआ आप लोग बच गए। कांति, तुम घंटी सुनकर कमरे से बाहर आए थे? हाँ, तो भाई साहब उस वक्त बाथरूम में थे। चलो अभी टाइम मत वेस्ट करो, उठाओ चाकू, हम सब चलते हैं। दरवाजा अंदर से बंद हो गया, लगता है कुछ गड़बड़ है। किसी भी तरह इस दरवाजे को खोलो, चाहे तोड़ना ही क्यों ना पड़े। खुल ही नहीं रहा। यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे लगता है उन्हें हमारे प्लान का मालूम पड़ गया है, इसलिए वो यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचे होंगे। यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाके उनका पीछा करो, इससे पहले कि कोई उन्हें जिंदा देख ले। खत्म कर दो उन्हें। कांति रुको। किधर है? अरे भागो। मेरी तो ये बात है हमारे रमेश बाबू और हमारे कांति बाबू। वेरी गुड। तो अपने बड़े भाई मिस्टर मनोहर खंडेलवाल को मारने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। बहुत अच्छे। बुझ के भूकंप से तुम्हारा ये भाई जिंदा बचा या नहीं, ये जाने बगैर तुमने मुझे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। और जब मैं जिंदा बच के वापस आ गया तो तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। टाई और सूट बूट पहनकर मौके का फायदा उठाना तो कोई आप लोगों से सीखे। प्लान तो आप लोगों ने बिल्कुल फुल प्रूफ बनाया था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने आपके सारे के सारे प्लान को बिल्कुल चौपट करके रख दिया। वो छोटी सी गलती जो अक्सर
मुजरिम से अनजाने में हो जाती है वो करना नहीं चाहता। मिसाल के तौर पे ये जो लाश आपने यहां पर प्लांट की थी अपने भाई की लाश बताकर, वो लावारिस लाश जिसके हाथों में आपने अपने भाई की तरह हूबहू वैसी अंगूठी पहनाई, लेकिन हाय रे किस्मत, आपके भाई अंगूठी लेफ्ट में पहनते हैं, आपने अंगूठी राइट में पहना दी। ये बात मैंने उसी दिन नोटिस की। मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए तुम इस कदर गिर जाओगे ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगर वक्त पर इंस्पेक्टर भारत मेरी मदद ना करते तो तुम लोग अब तक मुझे मार चुके होते। और मेरा शक यकीन की तरफ तब बढ़ने लगा जब मैं आपके बंगले के सामने से वापस लौट रहा था और मैंने आपके बंगले का मेन गेट खुला देखा। एमके मतलब ये किचन तो मनोहर खंडेलवाल की है। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मनोहर खंडेलवाल साहब जिंदा हैं। बट कंफर्म यह करना था मुझे कि मनोहर खंडेलवाल अपनी मौत का नाटक खुद कर रहे हैं या उनके ये भाई उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। और यह बात मुझे कंफर्म तब हुई जब मैं बंगले से बाहर जा रहा था। भारत, तुम यहां? मनोहर साहब आप जिंदा हैं? हाँ। एक मिनट, एक मिनट। कांति, तुम घंटी सुनकर कमरे से बाहर आए थे? हाँ, तो भाई साहब उस वक्त बाथरूम में थे। चलो अभी टाइम मत वेस्ट करो, उठाओ चाकू, हम सब चलते हैं। मनोहर खंडेलवाल साहब ने मुझे सारी कहानी जब बताई तो बात मेरी समझ में आ गई कि आप लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हो। अब आप लोगों को रंगे हाथों पकड़ना था, इसलिए मनोहर जी के भागने का नाटक मैंने किया। अपने बड़े भाई मनोहर खंडेलवाल को मारने की कोशिश और उनके खिलाफ साजिश करने के जुर्म में मैं आप चारों को गिरफ्तार करता हूं। एक मिसाल वो थी लक्ष्मण और भरत की, जो अपने भाई के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, और एक मिसाल आपकी, जो अपने भाई की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। वारे कलयुग,